पिछले कुछ महीनों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एनएफओ का बाजार काफ़ी गुलजार है। हर सप्ताह नई नई एनएफओ लॉन्च हो रही हैं, कुछ पुराने थीम पर, कुछ नई थीम पर। आज हम चर्चा करेंगे एक नए एनएफओ की जो आज के दिन में लॉन्च हो चुका है, क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड। हालांकि ये मैन्युफैक्चरिंग थीम कोई नया थीम नहीं है, हालांकि इस थीम में 3-4 फंड ही बाजार में आज के दिन में अवेलेबल हैं, जैसे एबीएसएल का है, आईसीआईसी का है, मिरे एसेट का ईटीएफ फंड है, एक आध और भी हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड के एनएफओ की। इस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या इस एनएफओ में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं, क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ये एक थीमेटिक सेक्टर में आता है और ये 26 जुलाई 2023 यानी आज के दिन ये लॉन्च हो चुका है और ये एनएफओ से क्लोज होगा 8 अगस्त 2023 को। इसका जो यूनिट्स का अलॉटमेंट होगा वो 5 बिजनेस डे आफ्टर द क्लोज। एनएफओ का जो क्लोजर होगा उसके विद इन 5 बिजनेस डे यूनिट अलॉट हो जाएंगे और ये फर्दर जो रीओपन होगा फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट और रिडम्पशंस ये होगा विद इन 5 बिजनेस डे फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन एनएफओ बंद होगा उसके 5 दिनों के अंदर यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे और उस अलॉटमेंट डेट के 5 दिनों के अंदर ये फिर रीओपन हो जाएगा फॉर रिडम्पशंस एंड फ्रेश परचेज। इसका एनएवी डिक्लेरेशन जिस दिन ये ट्रांजेक्शन्स होगा उसके रात 11 बजे रात तक इसको करना जरूरी है, जरूरी कर देंगे। और इसका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी है और इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। मैं फिर रिपीट कर दूं, इसका बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। अब बात करते हैं हम इसके लोड की। इसमें कोई एंट्री लोड या एग्जिट लोड नहीं है, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज है इफ यू कंपेयर विद द अदर एनएफओ और अदर एग्जिस्टिंग स्कीम्स। उसमें एग्जिट लोड इसमें नहीं है, एंट्री लोड भी तो खैर ऐसे किसी और में भी नहीं है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा उसमें 5,000 रुपए से होगा, उसके बाद 1 रुपए के मल्टीपल में होगा। एंड इफ यू वांट टू डू सम एडिशनल परचेज तो मिनिमम एडिशनल परचेज 1,000 रुपए का होगा और उसके बाद उसके 1 रुपए के मल्टीपल में होगा। हम देखते हैं पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर। इसके बारे में ये कहते हैं कि ये पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर मंथली और हाफ ईयरली दोनों होगा और ये जो होगा या तो मंथ के एंड डेट या हाफ ईयर के एंड डेट के 10 दिनों के अंदर पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर करेगा। और इनके ऑप्शंस जैसे बाकी सब में होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान है। और ऑप्शंस में ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू मींस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल। और इसका जो मिनिमम रिडम्पशंस जो है, इसके मिनिमम रिडम्पशंस जो होंगे वो 1,000 रुपए के होंगे या यूनिट बैलेंस जो भी कम हो। फॉर एग्जांपल यदि यूनिट बैलेंस आपके 2,000 हैं और फॉर एग्जाम्पल यूनिट्स के बैलेंस यदि आपके 1,500 हैं और 10 रुपए का इसका एनएवी है तो या तो 1,000 कम से कम होगा। लेकिन मान लीजिए यदि 90 यूनिट ही है और एनएवी 10 रुपए का है तो 900 ही है, तो वो उस केस में यूनिट बैलेंस लेस होता है तो उतना का रिडम्पशन आप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोर्टफोलियो टर्नओवर के बारे में इन्होंने इसके बारे में डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन ये इन्होंने जरूर कहा है कि इसमें देयर वुड बी नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस एंड रिडम्पशंस ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे कई सारे सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब होंगे, रिडम्पशंस होंगे। सो पोर्टफोलियो टर्नओवर इसके अधिक रहने की उम्मीद है इस सेक्टर में, इस थीम में। हम अब देखते हैं इसका मिनिमम टारगेट ऑफ कॉर्पस जो है वो 10 करोड़ है। मतलब 10 करोड़ तक से यदि कम कॉर्पस इनका विद इन द एनएफओ पीरियड कलेक्ट होता है तो ये बंद कर देंगे और सबको वो रिफंड कर देंगे विद इन 5 डेज फ्रॉम 5 बिजनेस डे जिस दिन से एनएफओ क्लोज होगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, मिनिमम जो टारगेट अमाउंट है इनका 10 करोड़ का है और यदि किसी परिस्थिति में एनएफओ बंद होने तक ये 10 करोड़ इनका कॉर्पस एक्यूमुलेट नहीं होता है तो ये जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, एनएफओ में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको एनएफओ क्लोजर डेट के 5 दिनों के अंदर
पैसे वापस कर देंगे, और यदि 5 दिन के तक यदि वापस नहीं कर पाएंगे तो उनको 15% इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा जो इन्वेस्टर्स थे। और इसमें 2 कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि हमारा उसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कम से कम 20 होंगे, और कोई भी सिंगल इन्वेस्टर ऐसा नहीं होगा जिसका शेयर मोर देन 25% ऑफ कॉर्पस होगा। मान लीजिए 100 करोड़ का कॉर्पस होता है, तो वो ये कहते हैं कि कोई भी सिंगल इन्वेस्टर 250 करोड़ से अधिक का शेयर नहीं होगा। और यदि ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड ऐसा हो जाता है कि किसी सिंगल इन्वेस्टर्स का शेयर 25% मोर देन 25% ऑफ द कॉर्पस से होता है, वो कहते हैं कि एनएफओ बंद होने के 3 महीने के अंदर या एंड ऑफ द सक्सेसिंग क्वार्टर, जो एनएफओ जो बंद होगा उसको सक्सेसिंग क्वार्टर जो होगा, इन दोनों में से जो पहले आएगा उस टाइम तक एएमसी इसको कंप्लाई कर लेगा कि उस सिंगल इन्वेस्टर्स का शेयर 25% से कम कर देगा। ये इनका कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस। फिर बात करेंगे हम फंड मैनेजर की। इसमें 4 फंड मैनेजर हैं। पहला है मिस्टर संदीप टंडन, इनकी उम्र 52 साल है, ये एमबीए हैं और ये क्वांट ग्रुप के फाउंडर भी हैं। और आज के दिन में क्वांट ग्रुप के 9 अदर फंड्स में ये फंड मैनेजर हैं। दूसरे हैं मिस्टर अंकित पांडे, सीएफए हैं, एमबीए हैं, 32 इयर्स एज है इनका, और ये आज के दिन में क्वांट फंड के 17 और फंड्स में से ऑलरेडी मैनेजर हैं इनके हैं। थर्ड है मिस्टर संजीव शर्मा, पीजीडीएम फाइनेंस हैं, 42 इयर्स का एज है, और ये 19 फंड में आज के दिन में क्वांट के और 19 फंड में, मतलब ये 20वां फंड है उनका जिसमें ये फंड मैनेजर होंगे। और द फोर्थ वन इज भासवा सागा, 27 इयर्स हैं, बीकॉम है, सीएफए है, और ये इस फंड के अलावे 18 फंड में ऑलरेडी क्वांट के 18 फंड में म्यूचुअल के फंड में ये फंड मैनेजर हैं। अब बात करेंगे इस फंड के पोर्टफोलियो की। ये फंड जो है ये इन्वेस्ट करेगा, ध्यान से देखें, इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट आर पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग थीम। उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग थीम पर बेस्ड है, अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन स्पेक्ट्रम, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट होगा उस कंपनी में होगा जो बेस्ड होगा मैन्युफैक्चरिंग थीम पर। वो कंपनी हो सकता है स्मॉल कैप का हो, लार्ज कैप का हो, मिड कैप का हो, और इन सारे कैप्स में इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है कि लार्ज कैप में कितना होगा, मिड कैप में कितना होगा और स्मॉल कैप में कितना होगा। अब हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग थीम के अलावे भी वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो डायरेक्टली इंगेज्ड हो इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स है उस स्कीम से बेनिफिटेड कंपनी हो, उसमें ये इन्वेस्ट करेंगे। और ये उस कंपनी में भी इन्वेस्ट करेंगे जो कि रिप्लेस करता है इंडियाज इंपोर्ट बाय मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। मतलब इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा है उसको अपने यहाँ ही जो बनाएगा सामान, वो जो भी मशीनरी या जो भी प्रोडक्ट है, उस कंपनी में भी ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा। ये ऐसा मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जो कि गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, और ये ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करेगा जो कि इंक्रीज करता है एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन इंडिया, और ये ऐसे कंपनी में भी इन्वेस्ट करेगा जो कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या फैसिलिटीज को क्रिएट करता हो। अब हम, और ये जो टोटल जो इन्वेस्ट करेंगे 80 to 100% ये इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इन सब कंपनियों में करेंगे, या तो ये कंपनी जो इन सब एक्टिविटी में एंगेज हो, या वैसी कंपनी में जो कि पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग थीम का अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लार्ज कैप में कितना, मिड कैप में कितना और स्मॉल कैप में कितना होगा। इसके अलावे 0 to 20% ये डेट्स में कर सकते हैं, कैश में रख सकते हैं, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कई सारे एवेन्यूज हैं जो कि 0 to 20% भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिसाइड्स 80 to 100% इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी। अब हम चर्चा करेंगे वैसी कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग थीम पर बेस्ड हैं, या वैसी कंपनी जो इन सारी एक्टिविटीज में इंगेज हैं,
उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इंडिया में क्या लग रहा है। तो हम देखते हैं कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज करेंटली अंडर गोइंग सिग्निफिकेंट चेंज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स जो हैं, जो पिछले 5-7 साल 8 साल में ये डेवलप हुए हैं हिंदुस्तान में, वो फैक्टर्स हैं सबसे पहला इवॉल्विंग स्किल रिक्वायरमेंट, इट्स गवर्नमेंट पॉलिसी, इट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इट्स ग्लोबल ट्रेंड। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, रेदर इट इज इलस्ट्रेटिव। और इसके तो इन सब कारणों से जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हिंदुस्तान में, वो एक सिग्निफिकेंट चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की जो कैपेबिलिटी है, जो इसका प्रॉइस है, उस कैपेबिलिटी ने कई सारे एमएनसीज का ध्यान, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट जो है लीडिंग एमएनसी का, वो अट्रैक्ट किया है टुवर्ड्स इंडिया। और इसका एग्जांपल है कि आप देखते हैं कि फॉक्सकॉन जो जानी मानी एमएनसी कंपनी है, इन्होंने अनाउंस किया है कि $5 बिलियन ये महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करेंगे। एप्पल, जिनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में पहले से है, उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। और जनरल इलेक्ट्रिक, जिन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट $3 बिलियन का किया है। अब हम बात करते हैं इन पूरे एनालिसिस की कंक्लूडिंग पॉइंट्स, बॉटम लाइन। इन सब बातों को देखते हुए हमें लगता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ये बेहतर लग रहा है। और यदि ये बेहतर लग रहा है तो हमें इस एनएफओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन पार्टिसिपेट करने के पहले ये ध्यान देना चाहिए कि पार्टिसिपेट हमें थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से ही करना चाहिए, ना कि लमसम में। दूसरी बात, लोग कहते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कन्विंस करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि एनएफओ सस्ता है, 10 रुपये की यूनिट 10 रुपये में मिल रही है। जनाब, ये एनएफओ सस्ता कभी नहीं होता है। आप घोड़े की तुलना गधे से कभी नहीं कर सकते। यदि किसी एनएफओ में कुछ विशेष चीज लग रही है आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। इफ एल्स जो टेस्टेड स्कीम्स हैं, उस जो फंड हैं, उस स्कीम्स के, उस सेक्टर के या उस थीम बेस्ड जो स्कीम्स हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करें। एनएफओ से बेहतर ये है कि आप उसी में इन्वेस्ट करें, एनएफओ में इन्वेस्ट आप ना करें। इट इज नेवर सस्ता, बिकॉज एनएफओ को अभी टेस्ट होना बाकी है। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मेरा अपना परसेप्शन, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का परसेप्शन अपना अपना अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। सो अंतिम निर्णय आपको लेना है।